नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे अपन ड्रेनेज सिस्टम का जो लास्ट पार्ट अर्थात बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट चल रहा था, उसमें चंबल रिवर को अपन ने लास्ट में कंप्लीट किया था। उसके बाद में जो बनास रिवर है उसमें लास्ट प्रोजेक्ट जो कि अपन ने बिसलपुर स्टार्ट किया था, उसकी कुछ एक विशेषताएं जो वापस रिपीट कर रहा हूँ इस क्लास में कि बिसलपुर बांध जो राजस्थान में टोंक में बनास नदी के ऊपर स्थित है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान में लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अर्थात राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में यह प्रसिद्ध है, जिससे पेयजल जो आपूर्ति है जहां ये बांध बना हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां इसका पानी सप्लाई किया जाता है। टोंक जहां ये बना हुआ है वहां ना केवल पेयजल जबकि एग्रीकल्चर अर्थात इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है। बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे टोंक का जो संभाग मुख्यालय अर्थात अजमेर संभाग का एक डिस्ट्रिक्ट और है नागौर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट और उसी संभाग में एक जिला है दौसा और एक नवीनतम जिला जोड़ा गया है सवाई माधोपुर। तो इन जिलों का संबंध है मुख्यतः बिसलपुर जो वाटर सप्लाई है उनसे लिंक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें टोंक एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है। इसके साथ इस बांध की कुछ विशेषताएं और भी हैं। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम, लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ राजस्थान स्टेट अर्थात जो आरसीसी टेक्निक है जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, उसमें भी ये पॉइंट्स आपको बताया था कि कंक्रीट के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसे राजस्थान के जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं अर्थात जो संरक्षित स्थान है, जो 14 स्थान है उसमें सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। सामान्यतः जिन एरिया में अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी होती है वो अपने नेशनल पार्क, जिनमें थोड़ी कम होती है वो सेंचुरीज अर्थात अभ्यारण्य, और जिनमें उससे भी कम होती है उन्हें कंजर्वेशन रिजर्व अर्थात संरक्षित स्थानों में दर्जा दिया जाता है। राजस्थान के बिसलपुर डैम को इन्हीं 14 कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं अर्थात संरक्षित स्थान है उनमें यह दर्जा दिया गया है। लेकिन इस बांध में जब पानी की कमी होती है ड्यू टू लेक ऑफ वाटर अर्थात पानी की जब कमी होती है, देयर इज ए प्रपोजल टू कनेक्ट इट विद चंबल रिवर अर्थात इसके लिए एक परियोजना प्रस्तावित की गई है कि इस बांध में जब पानी की कमी हो तो चंबल से एक टनल बना के एक जल सुरंग बनाकर इस बांध से कनेक्ट किया जाए, और जब चंबल का बांध इस पानी के अंदर आएगा तो इस बांध में जब सरप्लस वाटर होगा तो उस पानी को आगे सप्लाई किया जाएगा इसरदा डैम जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और ये राजस्थान के अंदर चंबल के साथ जुड़ने वाली अर्थात एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो चंबल और बनास के ऊपर है, जो कि दोनों ही राजस्थान की प्रमुख और बड़ी नदी के रूप में है। उसके बाद में एक्स्ट्रा वाटर ऑफ बिसलपुर डैम इज सप्लाई इन इसरदा डैम, जो कि मैंने आपको बताया जब इसरदा के अंदर पानी सप्लाई किया जाएगा वो कंडीशन होगी बिसलपुर में सरप्लस वाटर होगा। तो बिसलपुर में जब चंबल से पानी आएगा तो उसमें सरप्लस वाटर से इसरदा डैम अर्थात जो सवाई माधोपुर में आगे की ओर बना हुआ है अर्थात बनास नदी है उसके ऊपर टोंक में ये बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध। बिसलपुर के आगे का जो फ्लो है वो बनास के नाम से है अर्थात बनास रिवर है। ये आगे जाके अपनी मेन रिवर चंबल में मिलती है। तो चंबल को जब बिसलपुर डैम से कनेक्ट किया जाएगा और इस बिसलपुर बांध में जब सरप्लस वाटर होगा तो बनास नदी का जो पानी है वो आगे की ओर किस बांध में जाएगा, ये जाएगा आगे इसरदा बांध जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिसलपुर का संबंध है टोंक डिस्ट्रिक्ट से और यहाँ के सरप्लस वाटर यानी अतिरिक्त पानी है वो इसरदा डैम सवाई माधोपुर में सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब इसके बाद में चंबल और बनास के बाद जो राजस्थान की बे ऑफ बंगाल रिवर्स में बची हुई रिवर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, जिसमें बनास की एक प्रमुख सहायक नदी आती है जिसका नाम है बेड़च, जो बनास के साथ एक त्रिवेणी संगम में बनाती है राजसमंद की ओर। इसका उद्गम गोगुंदा हिल्स अर्थात उदयपुर वाले पार्ट से होता है। उदय सागर झील भी इसमें कई बार आंसर मान लिया जाता है क्योंकि उदय सागर झील में गिरने के बाद
क्योंकि इसका स्टार्टिंग गोगुंदा हिल से जब ओरिजिन होता है तो इसको नाम दिया जाता है आयड रिवर। लेकिन जैसे ये उदय सागर झील में गिरती है तो उसका बाद में नाम चेंज होकर बेडच नदी के रूप में आता है। तो इसका जो ज्योग्राफिकल नेम बेडच है वो उदय सागर झील के बाद होता है। तो जनरली अपनी कई बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक यानी जो अपनी ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स हैं, जिनमें ओरिजिन पॉइंट गोगुंदा दिया हुआ है, लेकिन गोगुंदा से ये आयड के नाम से निकलती है और उदय सागर झील अर्थात उदयपुर में गिरने के बाद, उदयपुर में एक स्थित झील है उस जिसका नाम उदय सागर है, उदय सागर में गिरने के बाद इसका जो आगे का फ्लो है वो किस नाम से फेमस है? बेडच रिवर के नाम से। और लास्ट में इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट या जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो बनास रिवर के साथ बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद जो कि बनास के लिए एक त्रिवेणी भी है और जहां बेडच नदी का संगम भी होता है। और इस ओरिजिन पॉइंट से और इस डिस्चार्ज पॉइंट के बीच में ये कुल 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, जिसमें एक तो ओरिजिन वाला उदयपुर, एक डिस्चार्ज होता है वो डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, और इसके बीच में एक डिस्ट्रिक्ट को कवर और करती है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। इसका मीनिंग है बेडच नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो मुख्यतः उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है जैसे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये नदी निकलने के बाद एक लेक में गिरती है जिसका नाम है उदय सागर। उदय सागर को क्रॉस करने के बाद ये अपनी मुख्य नदी में पहुंचती है बनास में, और जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को कहा जाता है बिगोद। बनास में मिलने से पहले ये नदी एमपी की ओर से आने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है गंभीरी रिवर। राजस्थान में करौली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंभीर रिवर, जबकि एमपी से राजस्थान में आने वाली एक नदी है जिसका नाम है गंभीरी रिवर। इस गंभीरी का संगम बेडच नदी में होता है, अर्थात ये बेडच की सहायक नदी है, और इन्हीं के किनारे पे राजस्थान का एक प्रमुख वाटर फोर्ट अर्थात एक जल दुर्ग के रूप में प्रमुख दुर्ग बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़े दुर्ग के रूप में फेमस है, जिसका नाम है चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो एक तो मुख्यतः बेडच और उसके सहायक नदी गंभीरी का जो संबंध है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ फोर्ट से संबंधित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बनास में राइट साइड से मिलने वाली लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में अर्थात सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में राइट साइड से बेडच को माना जाता है। और एक ये नदी आयड के रूप में ओरिजिन होता है और उदय सागर में गिरने के बाद ये अपना नाम चेंज करती है, अर्थात इसमें 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला इसका नाम चेंज होता है, दूसरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट इसके किनारे स्थित है, और तीसरा ये बनास में राइट साइड से मिलने वाली राजस्थान की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में मानी जाती है। अर्थात इसमें जिन 3 पॉइंट्स को अपन कवर करते हैं कि उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड को बेडच कहा जाता है, मीनिंग आफ्टर फॉल इन उदय सागर लेक आयड रिवर इज कॉल्ड एज बेडच रिवर, अर्थात आयड नदी के नाम से आती है, उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेडच में कन्वर्ट होती है, और बेडच में कन्वर्ट होने के बाद जब ये चित्तौड़ में एंट्री करती है तो वहां इसको एक प्रमुख नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी गंभीरी नदी, जहां इसके किनारे चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट लोकेटेड नियर या ऑन द बैंक ऑफ बीच ऑन द बैंक ऑफ बेडच एंड गंभीर रिवर, या ऑन द बीच ऑफ बेडच और गंभीर रिवर, अर्थात उनके किनारे या इन नदियों के संगम स्थान पे जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है चित्तौड़ फोर्ट। तो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है चित्तौड़ फोर्ट राजस्थान की कौन सी 2 प्रमुख नदियों के किनारे स्थित है, तो जिसमें एक तो मेन रिवर है बेडच और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि एमपी की ओर से आती है जिसका नाम है गंभीरी रिवर। इसके बाद में तीसरा प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि बेडच रिवर बनास में राइट साइड से अर्थात दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन बनास रिवर फ्रॉम राइट साइड
तो बनास नदी में राइट साइड से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी के रूप में किसको जाना जाता है? बेडच रिवर को। तो बेडच के 2-3 इंपोर्टेंस है। एक इसका नाम परिवर्तित होना, एक बेडच और उसकी सहायक नदी गंभीरी के ऊपर चित्तौड़ फोर्ट, और एक बनास के लिए राइट साइड से सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में इसको माना जाता है। उसके बाद राजस्थान के अंदर ड्रेनेज सिस्टम में बे ऑफ बंगाल में सबसे लास्ट रिवर जो हम कवर करेंगे उसका नाम है गंभीर रिवर। गंभीर रिवर जो कि करौली से निकलकर राजस्थान का जो धौलपुर वाला पार्ट है और भरतपुर वाला जो पार्ट है उसके पास में से ये यूपी की ओर एंट्री करती है। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये करौली वाला पार्ट माना जाता है, जिसमें सपोट्रा तहसील अर्थात करौली इसका ओरिजिन पॉइंट है। और चंबल के बाद राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है वर्तमान में जो सीधे यमुना से कनेक्ट होती है या यमुना से जुड़ती है। तो इसका जो संगम या डिस्चार्ज पॉइंट है वो यमुना रिवर, जिसमें एक लोकेशन आती है मैनपुरी यूपी। और इसका जो मेन कैचमेंट एरिया है करौली, धौलपुर और भरतपुर वाला एरिया है उसको क्रॉस करते हुए यूपी की ओर यमुना में जाके मिलती है। और इसके जो मेन ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं उसमें एक प्रमुख नाम आता है पार्वती नदी। इससे मिलता जुलता एक नाम पहले भी आ चुका है पार्वती नदी, जिसका संबंध राजस्थान के अंदर मुख्यतः चंबल नदी से है। अर्थात पार्वती ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर और पार्वती ट्रिब्यूटरी ऑफ गंभीर रिवर। तो गंभीर रिवर वाला जो पार्ट है ये राजस्थान का है, जबकि इससे पहले जो बेडच में करवाई थी वो गंभीरी रिवर, जिसका संबंध मुख्यतः एमपी से है। इसके अलावा इसकी कुछ प्रमुख 5 सहायक नदियां और आती हैं जिनको आपको याद रखना है। अम्मा, बदावरी, भैंस, बदावरी भैंस बाहर खड़ी है। इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इन 5 नदियों को आप याद कर सकते हैं। तो अम्मा में ऐसे लेंगे अपन अट्टा, माँ का मीनिंग निकालेंगे माची, बदावरी का मीनिंग रहेगा भद्रावती, और भैंस का मीनिंग रहेगा भैंसावट, और बाहर खड़ी है का मीनिंग रहेगा अपना बरखेड़ा। और इन 5 नदियों का जहां गंभीर नदी में संगम होता है वहां राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है जिसका नाम है पांचना डैम। पांचना डैम को राजस्थान का लार्जेस्ट सोइल डैम अर्थात सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में दर्जा प्राप्त है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब बाणगंगा रिवर के बारे में। बाणगंगा रिवर के बारे में बने हुए जो बांध है अजान डैम, जो कि केवलादेव अपना नेशनल पार्क है उसमें बना हुआ जो बांध है अजान डैम, उसमें जब पानी की कमी होती है तो वाटर सप्लाई पांचना बांध अर्थात गंभीर नदी से की जाती है करौली से। तो पांचना बांध की कुछ एक विशेषताएं हैं। इट इज लोकेटेड इन करौली डिस्ट्रिक्ट। दिस डैम इज लार्जेस्ट सोइल डैम ऑफ राजस्थान स्टेट। अर्थात यह बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, लार्जेस्ट सोइल डैम के रूप में यह फेमस है। क्यों? क्योंकि जहां गंभीर नदी में 5 सहायक नदियां मिलती हैं वहां दोनों ओर मुख्यतः विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित हैं। तो इस बांध को सपोर्ट के लिए दीवार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहाड़ियां स्थित हैं और पहाड़ियों के पास में मिट्टी का डिपोजिशन है दोनों ओर। तो उस मिट्टी को पीछे सपोर्ट मिला हुआ है पर्वतमाला या पहाड़ियों के से। तो इस कारण इस नदी में मिलने वाली जो 5 सहायक नदियां हैं उनके पीछे पहाड़ियों का सपोर्ट होने के कारण इसमें बांध की दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण इसको राजस्थान का लार्जेस्ट सोइल डैम के रूप में दर्जा प्राप्त है। अर्थात इसमें पानी को रोकने के लिए दोनों ओर दीवारें नहीं बनी हुई हैं। हालांकि बांध के आगे का जो पार्ट है वहां सामान्यतः दीवार बनाई जाती है तो वहां बनाई गई है, लेकिन साइड के सपोर्ट में इसमें माउंटेन्स या पर्वतमाला स्थित है। इस कारण इसको राजस्थान के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में दर्जा मिला हुआ है। और जब इस बांध का पानी आगे सप्लाई होता है इसका मीनिंग वो गंभीर रिवर आगे की ओर चलती है। जैसे अपन करौली वाले क्षेत्र में देखें जहां से नदी निकलती है उस एरिया का नाम है सपोट्रा। वहां से निकलने के बाद इसमें 5 सहायक नदियां मिलती हैं, वहां डैम स्थित है पांचना। मुख्य नदी का नाम है गंभीर और 5 नदियां मिलने के बाद इस पे बना हुआ जो डैम है उसका नाम है पांचना डैम। पांचना डैम के आगे का जो फ्लो है वो गंभीर के नाम से ही है, जो लास्ट में यूपी की ओर जाके यमुना नदी से मिलता है।
लेकिन इस गंभीर नदी का पानी बीच में भरतपुर की ओर अजान बांध को सप्लाई किया जाता है। तो अजान बांध से रिलेटेड 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ। सॉरी, अजान बांध वाला जो लोकेशन है वो एक तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क में स्थित है। लेकिन जब अजान में पानी की कमी होती है तो जल आपूर्ति गंभीर नदी या पांचना डैम से की जाती है। तो जो लास्ट पॉइंट है, पांचना बांध से अजान बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है, और यह आपूर्ति तब होती है जब सामान्यतः अजान बांध में पानी की कमी आती है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इससे रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि राजस्थान के चूरू और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कोई नदी नहीं है। अर्थात चूरू बीकानेर राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है। नो वन रिवर इन दिस डिस्ट्रिक्ट, अर्थात इन जिलों में राजस्थान में कोई नदी नहीं है। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजस्थान का जो पार्ट है उसमें जो बीकानेर और चूरू वाला पार्ट है ये एक थली लैंड के रूप में, अर्थात अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहां कोई नदी प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कोई स्थलीय भाग या अपलैंड पार्ट होगा तो उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। तो राजस्थान में बीकानेर और चूरू वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपलैंड अर्थात थली प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां राजस्थान में कोई नदी स्थित नहीं है। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में मैक्सिमम रिवर्स वाले डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिफाइन होता है, अर्थात सर्वाधिक नदी वाले जिले के रूप में जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान का जो हाड़ौती के टच वाला पार्ट है, हाड़ौती के टच वाले डिस्ट्रिक्ट में चित्तौड़, भीलवाड़ा और जो राजसमंद वाला जो पार्ट है उसको भी लिया जाता है, और राजस्थान में मैक्सिमम जो रिवर्स वाला डिस्ट्रिक्ट है उसके रूप में माना जाता है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन मैक्सिमम रिवर्स वाले डिवीजन या संभाग के रूप में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक नदी वाले संभाग के रूप में राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है हाड़ौती रीजन, इस वाले पार्ट में राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं। कारण क्योंकि राजस्थान में जो मॉनसून का इफेक्ट है वो मुख्यतः इस वाले भाग में सर्वाधिक होता है, हाड़ौती रीजन की ओर। तो राजस्थान में कौन से फिजिकल डिवीजन में या भौतिक प्रदेश में या किस संभाग में नदियां सर्वाधिक हैं, तो आंसर रहेगा कोटा रीजन या जो हाड़ौती रीजन है उस एरिया में अपने नदियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फेमस रिवर ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज, अर्थात राजस्थान में वे नदियां जो अपनी लंबाई को लेकर फेमस हैं। तो ये नदियां अपन अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग की तरफ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में पूछा जाए तो आंसर होता है घग्गर रिवर, जो अंतः प्रवाही नदियों में देश में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। तो देश में सबसे लंबी नदी नहीं होकर अंतः प्रवाही नदियों में सबसे लंबी इसको माना गया है, क्योंकि इंडिया के लिए जो लॉन्गेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है अर्थात भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा को माना जाता है, जबकि अंतः प्रवाही नदियों में घग्गर नदी को माना जाता है जो राजस्थान के उत्तरी भाग में सबसे लंबी नदी है। दूसरा है राजस्थान के पश्चिमी भाग या वेस्टर्न डायरेक्शन में बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में लूनी रिवर। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है या ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान अर्थात आदिवासियों का जो क्षेत्र है वहां सबसे लंबी नदी का दर्जा माही नदी को, जबकि राजस्थान का जो ईस्टर्न डायरेक्शन या पूर्वी जो भाग है वहां से बहने वाली सबसे प्रमुख या जो लंबी नदी के रूप में वो है चंबल नदी। तो राजस्थान के पूर्व की ओर सबसे लंबी नदी चंबल, सदर्न पार्ट की ओर माही अर्थात आदिवासी क्षेत्र में माही, और पश्चिमी राजस्थान या डेजर्ट एरिया की इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे लंबी नदी लूनी को माना जाता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो डेजर्ट एरिया है वो राजस्थान में है, और राजस्थान के डेजर्ट से बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में लूनी को माना जाता है, और उत्तरी भाग में मुख्यतः घग्गर नदी को। तो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन वाइज नदियों के नाम पूछे जाएं कि उत्तरी राजस्थान में लंबी कौन है, पूर्वी राजस्थान में कौन है, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में, तो आपके ये इंडिविजुअल आंसर होंगे। लेकिन कॉमन आंसर है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर रहेगा चंबल, और वह नदी
जिसका कंप्लीटली एरिया राजस्थान में हो और राजस्थान के लिए सबसे लंबी नदी के रूप में हो, तो वह नदी चंबल में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बनास, जिसका कंप्लीटली कैचमेंट एरिया राजस्थान के अंदर होता है। ये राजस्थान के जो प्रमुख जो ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर्स हैं, उत्तरी राजस्थान की ओर जो घग्गर नदी वाला पार्ट है, पश्चिमी राजस्थान की ओर जो प्रमुख नदी आती है लूनी रिवर, सदर्न राजस्थान की ओर मुख्य प्रमुख नदी आती है माही नदी, और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। इसके बाद नेक्स्ट होता है लंबाई के अनुसार राजस्थान की जो नदियों का क्रम है घटते हुए क्रम में, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात अवरोही क्रम। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लेंथ यूज की है वो अपन ने चंबल में की है 1051 किलोमीटर। इसके बाद में जो माही है, माही में लेंथ अपन ने 5, 6 और बीच में लिया 7। तो माही राजस्थान के लिए सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में मानी जाती है, जबकि जो बनास वाला जो पार्ट है वो राजस्थान के अंदर कंप्लीटली राजस्थान में है, तो उसकी जो लेंथ है वो 512 किलोमीटर। लेकिन टोटल लेंथ को देखते हुए बनास, चंबल और माही के बाद काउंट होती है, जबकि लूनी वाला पार्ट है वो 500 में से 5 किलोमीटर कम है, अर्थात 495 किलोमीटर। लेकिन जब बात लंबाई को लेकर नहीं हो और कैचमेंट एरिया को लेकर हो, तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो बनास और लूनी का होता है, और उसके बाद चंबल और माही। तो नेक्स्ट कंडीशन अपना रहेगा कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग जो नदियों का डिसेंडिंग ऑर्डर है या अवरोही क्रम है, तो अकॉर्डिंग टू कैचमेंट एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिवर्स, अर्थात अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले रखेंगे अपन बनास को, उसके बाद लूनी को, और उसके बाद चंबल और माही को। अर्थात जो लंबाई में अपनी रखी हुई थी नदियां, ऊपर की ओर चंबल फर्स्ट, माही सेकंड, बनास थर्ड। ये जो लेंथ वाइज जो सीरियल था उसमें लूनी नंबर 4 पे थी। तो अपन ने कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग जो नीचे वाली 2 थी इनको ऊपर रख दिया गया है। तो कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट रहेगा बनास, उसके बाद में लूनी, और उसके बाद में कंटिन्यूस चंबल और माही नदी। फिर नेक्स्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सब बेसिन। सब बेसिन मुख्यतः जो नदियों की सहायक नदियां होती हैं उस पार्ट्स को कहा जाता है। मेन बेसिन होता है मुख्य नदी, और सब बेसिन होता है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राजस्थान में मुख्य नदी के साथ डायरेक्ट मिलने वाली जो नदियां हैं वो लूनी में सर्वाधिक मानी जाती हैं। लूनी के जो सब बेसिन माने जाते हैं उनकी संख्या 12, उसके बाद में बनास के सब बेसिन सर्वाधिक माने जाते हैं 10, और उसके बाद में चंबल के 6 के आसपास हैं, 6 या 8 के आसपास, सॉरी 8 के आसपास हैं, जबकि माही के लगभग 6। तो इसमें जो फैक्ट या जो डेटा आपको याद रखना है वो मुख्यतः लूनी वाला याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वह नदी जिसके सब बेसिन या उप बेसिनों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। तो अपने जो लास्ट में कैचमेंट एरिया में जो ऊपर से नीचे की ओर रखे थे उसमें अपन ने रखा था ऊपर की ओर कैचमेंट एरिया में बनास का, उसके बाद में लूनी का पार्ट, उसके बाद में चंबल और माही नदी। तो कैचमेंट एरिया में जो लंबाई से नीचे वाले 2 निकाल के ऊपर की ओर रखे थे, अब उन दोनों के ऑर्डर को चेंज करेंगे अपन, अर्थात लूनी को ऊपर लेके आएंगे और बनास को नीचे लेकर आएंगे। तो लूनी ऊपर है, बनास नीचे, और आगे एज इट इज चंबल और माही। तो राजस्थान में सब बेसिन्स की जो काउंटिंग है वो लूनी में सर्वाधिक मानी जाती है। इसके बाद में आता है मेजर जो रिवर्स हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अर्थात जो मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां, जिनके नाम लगभग सिमिलर होते हैं और जिनमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को जिन पॉइंट्स में होता है उन नदियों को अपन लास्ट में रिपीट कर रहे हैं। अर्थात जो नाम एक जैसे देखने को मिलेंगे लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। अर्थात इसमें एक होता है आपका साबी रिवर और एक होता है सागी रिवर। जो साबी रिवर है वो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट माना जाता है, अर्थात राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियों का हिस्सा माना जाता है, जो कि राजस्थान में सेवर की पहाड़ियों से निकल के और गुड़गांव की ओर जाती है। जबकि एक दूसरा आता है सागी रिवर, जिसका मीनिंग लिया जाता है पार्ट ऑफ लूनी रिवर, अर्थात लूनी के ड्रेनेज सिस्टम में इसको काउंट किया जाता है। इसके बाद में एक रिवर होती है मोरेन रिवर, जिसका ओरिजिन मुख्यतः डूंगरपुर वाली साइड से होता है और उसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है वो माही है। राजस्थान में मुख्यतः रेन या जो वर्षा की शुरुआत है वो भी बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर से होती है,
तो जिसमें रेन शब्द आता है वो मुख्यतः डूंगरपुर अर्थात दक्षिणी राजस्थान से जुड़ी हुई नदी है। जबकि नेक्स्ट है मोरेल अर्थात जिसमें रेल शब्द आता है। तो राजस्थान में जो नदन वेस्टर्न रेलवे है उसका मुख्यालय जयपुर में है और इस नदी का उद्गम भी मुख्यतः जयपुर से होता है, जो कि बनास की ट्रिब्यूटरी है अर्थात सवाई माधोपुर में जाके ये बनास नदी में मिलती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्वती नदी है वो चंबल में जाके मिलेगी, जबकि पार्वती अर्थात जिसमें यह शब्द यूज होता है बै, वो वाली गंभीर नदी की सहायक नदी है। यानी इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है गंभीर नदी में होता है, जो चंबल के बाद सीधे यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी मानी जाती है। तो फर्स्ट चंबल और दूसरी यमुना से मिलने वाली गंभीर रिवर। उसके बाद में आती है गंभीर नदी और एक गंभीरी नदी। गंभीर डायरेक्ट यमुना से मिलती है, जबकि गंभीरी है वो बेड़च की ट्रिब्यूटरी है अर्थात ये बेड़च के साथ अटैच होती है। और एक आती है कांतली रिवर जो कि मुख्यतः तोरावाटी क्षेत्र अर्थात सीकर। और राजस्थान में जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है उससे बहने वाली नदी जिसके किनारे शासन करने वाले जो वंश था उसको नाम दिया जाता है तंवर वंश। तो तंवर वंश के जो लोग या शासक थे इसके किनारे शासित होने के कारण या निवास करने के कारण इसके कैचमेंट एरिया को तोरावाटी के नाम से जाना गया। तो जो कांतली है वो अलग है, जबकि एक काकनी या काकनी जो है वो अलग है। तो काकनी है जैसलमेर की जो मसूरदी रिवर है अर्थात मसूरदी ऑफ जैसलमेर इज नोन एज काकनी या काकनी। तो इसमें जो एक नाम आता है काकनी वो जैसलमेर वाली मसूरदी के लिए, जबकि कांतली है तोरावाटी अर्थात झुंझुनू और सीकर वाली नदी। इसके बाद में नेक्स्ट होता है सूकड़ी नदी जो कि पार्ट है लूनी रिवर का, और एक सूकली नदी जो आपको पढ़ाया था वेस्ट बनास का पार्ट। यानी दोनों नदियां एक ही ड्रेनेज सिस्टम में है वैसे तो अरब सागर की नदियों में, लेकिन जो सूकड़ी है वो लूनी का पार्ट और सूकली है वो पश्चिमी बनास का पार्ट। उसके बाद में आता है बनास जो कि बे ऑफ बंगाल रिवर में आता है, और एक आता है वेस्टर्न बनास अर्थात पश्चिमी बनास जो अरेबियन सी अर्थात अरब सागर वाली नदियों में काउंट होता है। तो ये दोनों अपोजिट नदियां हैं। बे ऑफ बंगाल वाली का नाम है बनास और जो अरब सागर की ओर आता है उसका नाम है वेस्ट बनास। उसके बाद में एक काली सिंध। काली सिंध मुख्यतः चंबल की सहायक नदी है, जबकि एक दूसरा जो मैंने आपको बनास में करवाया था वो नाम आता है काली सील रिवर। तो काली सील का जो संबंध है वो मुख्यतः करौली से है, और जो सवाई माधोपुर की ओर आके बनास नदी में इसका डिस्चार्ज पॉइंट होता है अर्थात काली सील है वो बनास का पार्ट और काली सिंध है जो चंबल का पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मासी रिवर जो कि अजमेर से निकलने वाली प्रमुख नदी है बनास की सहायक नदी के रूप में। और एक जो मुख्यतः साबरमती की सहायक धारा, ये जो प्रमुख धारा है वैसे साबरमती नदी में मिलती है या मुख्य आगे साबरमती के नाम से बहती है। हालांकि मानसी जो धारा है वो एक प्रमुख नदी और मिलती है इसमें, वाकल। तो ये मानसी और वाकल मिलके ये मुख्य धारा बनाती है साबरमती नदी। तो मानसी वाकल में और वाकल फिर मुख्य धारा के रूप में बनते हुए लास्ट में साबरमती के रूप में बहती है। अर्थात जो मानसी है वो वाकल का ही एक पार्ट है और वाकल है वो साबरमती का एक पार्ट है। यानी इन तीनों नदियों का आपस में संबंध है। ये एक ही ड्रेनेज सिस्टम में है, अरब सागर वाले में मानसी वाकल, और ये जाती है लास्ट में साबरमती में। जबकि एक आती है मासी जो कि अजमेर से और बनास में पहुंचती है। उसके बाद में रूपा रेल जो राजस्थान के पूर्वी एनसीआर वाले जिलों में अर्थात अलवर भरतपुर में ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, और भरतपुर में जाके इस पे स्थित है मोती झील जिसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के नाम से भी जानते हैं। यह लास्ट क्लास में अपन ने किया था मोती झील, जहां से एक लिंक सुजान गंगा को निकाल के और लोहागढ़ के चारों ओर पानी डाला गया है। अजमेर में एक जगह का नाम है रूपनगढ़, वहां से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है जो कि मुख्यतः सांबर में जाती है। तो अजमेर से निकल के ये नदी और सांबर झील में इसका डिस्चार्ज होता है। फिर आता है बांडी और बांडी। लास्ट में जिस पॉइंट को अपन कवर कर रहे हैं जिसमें नदियों के नाम में कोई फर्क नहीं है, तो अभी तक नदियों के नाम में थोड़े बहुत फर्क थे, जैसे रूपा रेल है, ये रूपनगढ़ है, ये मासी है और ये मानसी है। जबकि अब नदियों के नेम सेम है, बांडी एंड बांडी। बांडी जो पाली वाली है वो पार्ट है लूनी का, और
बांडी जो अजमेर का पार्ट है, अर्थात जिसका उद्गम अजमेर से होता है, वो पार्ट मानी जाती है बनास का। इसके बाद राजस्थान में एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है खारी, एक दूसरी खारी और एक तीसरी खारी। जो एक खारी है जो लूनी का पार्ट है, जो कि मुख्यतः शेरगांव के पहाड़ी सिरोही से निकलकर लूनी में मिलती है। डायरेक्ट लूनी में नहीं, पहले जवाई में मिलेगी और जवाई के माध्यम से लूनी में मिलती है। अर्थात जो एक खारी है शेरगांव वाली, वो लूनी ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अरब सागर का पार्ट मानी जाती है। जबकि एक दूसरी खारी है जो नागौर से निकल के और मुख्यतः सांबर वाले पार्ट में जाती है, जो कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट मानी जाती है। जबकि एक तीसरी खारी जो बिजराल हिल्स अर्थात राजसमंद से निकल के और मुख्यतः बनास नदी में इसका डिस्चार्ज होता है। बनास रिवर अर्थात बे ऑफ बंगाल रिवर्स में। तो खारी राजस्थान में तीनों ड्रेनेज सिस्टम में तीन अलग अलग नदियां हैं। जो अरब सागर में वो लूनी का पार्ट, जो अंतःप्रवाह का है हिस्सा, वो मुख्यतः सांबर में जाने वाली नदी, और तीसरा जो बिजराल पहाड़ी है वो बनास और बनास के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। एग्जाम में पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि बिजराल हिल्स वाली जो खाड़ी है वो कौन से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, अर्थात बंगाल की खाड़ी का पार्ट। उस खाड़ी के बाद में हम देखते हैं राजस्थान में एक सीप नदी है जो मुख्यतः चंबल की सहायक नदी है और एक त्रिवेणी संगम पे स्थित है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के ऊपर, जहां चंबल उसकी सहायक नदी बनास और उन्हीं के साथ चंबल की एक सहायक नदी सीप का संगम होता है। और एक आता है सिप्पू रिवर, जो कि वेस्ट बनास या पश्चिमी बनास की प्रमुख सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। तो राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम इसी पॉइंट्स के साथ कंप्लीट होता है। लास्ट वाली जो रिवर्स हैं अर्थात जो सिमिलर नेम है, इनको अपन इसलिए रिपीट करते हैं कि इस चैप्टर में अपन ने कई ऐसे नाम देखे जिसमें आपके प्रीलिम्स एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव जो पेपर हो उसमें आपके कंफ्यूजन नहीं हो। अर्थात ये मिलते जुलते नाम है जिनके मीनिंग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम में जनरली एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन अप्लाई हुआ है, जैसे अंतःपुराई नदियों के रूप में ऑप्शन रखे गए खारी रिवर, कांतली रिवर, साबी रिवर और घग्गर नदी। कि इसमें राजस्थान की अंतःपुराई नदियों में कौन सी शामिल नहीं है। तो खारी वैसे तीन ड्रेनेज सिस्टम में है, अरब सागर में, अंतःप्रवाह में और बे ऑफ बंगाल में। लेकिन यहाँ सभी जितनी भी नदियां हैं, जैसे कांतली वो राजस्थान में एक ही है, बाकी दूसरी है वो कांकनी है, साबी है और राजस्थान में एक ही है, और घग्गर राजस्थान में एक ही है। और इन तीनों का तय है कि तीनों इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है। जबकि खारी अंतःप्रवाह में केवल एक है जो नागौर से सांबर में आती है, बाकी अंतःप्रवाह के बाहर दो खारी नदियां हैं। तो इनमें से अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है, तो आंसर जनरली अपन किसको मानेंगे, खारी नदी को, क्योंकि खारी नदी है वो तीनों ड्रेनेज सिस्टम में है। तो ऐसा तब किया जाएगा जब सभी अंतःप्रवाही नदियां दी हुई हों और क्वेश्चन हो कि इनमें से अंतःप्रवाही रिवर कौन सी नहीं है, तो इसका मीनिंग खारी को अपने को अंतःप्रवाही नदी से बाहर मानना है। फिर लेकिन जब किसी भी ड्रेनेज सिस्टम यानी अंतःप्रवाह के बाहर की कोई नदी आपको दिखाई देती है और वहां पे अगर खारी नदी है, जैसे खारी, बनास, साबी रिवर और घग्गर नदी, कि इनमें से अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है, तो यहाँ अपने को साफ साफ दिखता है कि बनास जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदियों में है, तब आपको खारी को अंतःप्रवाह में मानना है। तो जो मुख्य या प्रधान जो नदियां हैं जो अंतःप्रवाह की नहीं है, अगर वो एक ऑप्शन में दी हुई हैं तो इसका मीनिंग उनको अंतःप्रवाह में काउंट नहीं करेंगे। जो अंतःप्रवाह का पार्ट नहीं है उस समय खारी को अंतःप्रवाह का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अंतःप्रवाही नदियों के साथ अगर खारी शब्द दिया हुआ है और क्वेश्चन की लैंग्वेज रही है कि जो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट नहीं है अर्थात अंतःप्रवाह का पार्ट नहीं है, तो अंतःप्रवाही नदियों के नाम है सभी, तो उसमें खारी नाम होगा, इसका मीनिंग वो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट नहीं होगा। तो इन्हीं लास्ट वाले शब्दों के साथ या जो इंपॉर्टेंट रिवर्स के साथ अपन इस टॉपिक का समापन करते हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपने न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपन। थैंक यू।